हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स रिलेटेड टू सी लैंग्वेज का ये यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है जो हम लोग ऑपरेटर के साथ वर्क कर रहे हैं। तो वो ऑपरेटर्स जो एडिशनल ऑपरेटर हैं, जो कुछ एडवांस ऑपरेटर हैं, जिनको हम लोग कवर अप करेंगे इसके अंदर। जो फर्स्ट वीडियो में हमने कवर अप किया वो सिंगल पैरेंट और डबल पैरेंट पर हमने इनको यूज किया कि वहाँ पर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमने टू ऑपरेंड पर यूज करवाया। और उसके बाद यूनरी ऑपरेटर जो हमने यूज किया वो सिंगल ऑपरेंड पर किया। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अगर एक्सप्रेशनली इस चीज को हम लोग लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर आते हैं ऑपरेटर्स जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है। जब हम लोग कोई कंडीशन को डिवाइडिंग करते हैं तो वहां पर एक आपको ऑपरेटर मिलता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको टेनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो टेनरी ऑपरेटर जो है या कंडीशनल ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से हम लोग इनको यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम्स। तो इसमें हमारे पास 3 जो होंगे एक्सप्रेशन रहेंगे जिनको हम लोग यूज करेंगे। ये 3 ऑपरेंड पर वर्क करता है। तो इनको हम लोग कुछ इस स्टेटमेंट को इस टाइप से यूज करेंगे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने राइट किया एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क के बाद सेकंड एक्सप्रेशन राइट किया, फिर उसके बाद कॉलन डाला, कॉलन के बाद एक्सप्रेशन नंबर 3 राइट किया। तो हमें ऐसे इसको डिजाइन करना है। ये उसका सिंटैक्स है, जो उसका फॉर्म है जैसे हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। एंड जो ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क, कॉलन या टेनरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर की हम लोग बात करते हैं, तो जो वर्क करता है वो एक्सप्रेशन 1 के ऊपर वर्क करता है मेनली। तो फर्स्ट आपका जो एब्सोल्यूट होना है, एक्सप्रेशन 1 एब्सोल्यूट होना है। एक्सप्रेशन 1 जो होगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, बिकॉज दिस वन इज द लॉजिकल और कंडीशनल एक्सप्रेशंस जो यहाँ पर आपने यूज करना है। तो यहाँ पर हमारी एक कंडीशन रहेगी एक्सप्रेशन 1 के अंदर, चाहे वो रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल के कॉम्बिनेशन से यूज करवा सकते हैं या नॉर्मली रिलेशन के साथ भी यूज करवा सकते हो। तो जो भी ऑपरेटर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे तो फर्स्ट इसने एब्सोल्यूट होना है। अगर इसका रिजल्ट ट्रू रहेगा, अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो जो एक्सप्रेशन 2 है वो एब्सोल्यूट होएगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 जो होएगा वो एब्सोल्यूट होएगा। मतलब हमें इसमें ये देखना है कि एक्सप्रेशन 2 को और एक्सप्रेशन 3 इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अगर आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तो एक्सप्रेशन नंबर 2 में जो भी आपने राइट किया, चाहे वो आपकी कैलकुलेशन है, चाहे आपका इन आउटपुट है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो यूज होएगा। और अगर एक्सप्रेशन 1 जो फॉल्स हो जाता है तो एक्सप्रेशन 3 एब्सोल्यूट होना है, उसमें जो भी आपने राइट किया होगा तो वो यूज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग राइट करेंगे। और इस चीज में जो जरूरी है, नोट दैट ओनली द वन एक्सप्रेशन इज द एब्सोल्यूट। मतलब ऐसा नहीं कि 2 और 3 में से दोनों ही एग्जीक्यूट होंगे। नो, इसमें या तो 2 एग्जीक्यूट होएगा या 3 होएगा, बिकॉज कंडीशन ट्रू है तो 2 यूज होना है, कंडीशन फॉल्स है तो 3 ने यूज होना है। तो एज एग्जाम्पल की सपोज यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को हम लोग लेकर चलते हैं कि वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है। तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो x के अंदर वैल्यू जानी चाहिए a की, अदरवाइज x में वैल्यू जानी चाहिए b की। मतलब हमारा यहाँ पर जो लॉजिक हमने यहाँ पर फिट कर दिया कि a इज मोर देन b, तो a की वैल्यू x में साइन होगी, अदरवाइज b की वैल्यू x में साइन होगी। b की वैल्यू x में साइन तब होगी जब आपकी जो अभी आप कंडीशनली अगर हम लोग इस चीज को कंपैरिजन करें कि a इज 10 और b इज 15, तो डेट मीन्स कि a जो है b से स्मॉलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर b वाली वैल्यू जो होगी x के अंदर जाएगी, 15 जो उसके अंदर जाएगा। अगर a की वैल्यू 15 होती, b की वैल्यू 10 होती, तब a की वैल्यू x के अंदर जानी थी। मतलब a और b में से कोई एक अल्टरनेटिव जो होगा वो यूज होएगा। वो मतलब हम लोग इसको नेस्टेड बना के भी यूज करवा सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सपोज आपके पास 3 वैल्यू है, 3 के अकॉर्डिंगली वर्क करना है, 4 है, 4 के अकॉर्डिंगली कंडीशन एप्लीकेबल करनी है, तो उन 4 वेरिएबल में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी तो वो उसके अंदर पासवर्ड होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं। तो एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लेकर चलें।
यहाँ पर हम लोग 3 वैल्यूज बाहर से एंटर कराएंगे और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दो नंबर बाहर से एंटर कराएंगे, एक वैल्यू ए में डाल देंगे, एक वैल्यू बी के रेफरेंस के अंदर डाल देंगे एंड थर्ड वैल्यू में एंटर करानी है, सॉरी 3 वैल्यू को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक परसेंटेज डी और लगाना है और सी में वैल्यू डलवा देंगे। मतलब 3 वैल्यू हम लोग बाहर से एंटर करवा रहे हैं। अब इनको टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लेकर चल सकते हैं कि एक अलग से वेरिएबल लिया सपोर्टिंग वेरिएबल डी। तो डी में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा होएगा तो डी के अंदर वैल्यू जाएगी ए की, अदरवाइज डी के अंदर वैल्यू जाएगी बी की। मतलब ए और बी में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो डी में जाएगी। तो बचा रिमेनिंग जो वैल्यू है वो सी है। अब डी और सी को कंपैरिजन करते हैं। तो मैक्स में हम लोग वैल्यू डलवा देते हैं कि अगर सी ग्रेटर देन डी है तो मैक्स के अंदर सी जाएगा, अदरवाइज डी जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन को हमने यहाँ पर फिट कर दिया। 3 वैल्यू हम लोग एंटर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी बन रही है कि ए इज ग्रेटर देन बी, यस, तो कंडीशन इज ट्रू। तो इसका मतलब डी के अंदर वैल्यू जाएगी 12। अब डी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 78 है। तो 12 को 78 के साथ कंपैरिजन करते हैं कि सी इज ग्रेटर देन डी। नो, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर वैल्यू इज जो सी है, तो सी की वैल्यू मैक्स के अंदर चली जाएगी। तो आंसर इज 78 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिजाइन हो जाएगा। अगर इसमें अल्टरनेटिव में वैल्यू डलवा दूं कि बड़ी वैल्यू जो पहले मैं फिलअप कर देता हूँ और स्मॉलर वैल्यू बाद में कर दूं, तो जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो ये एक वेरिएबल को वैल्यू साइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। ये हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर जो है यूज कर रहे हैं। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन टेस्टेड होना है। अगर वो ट्रू हो गया तो सेकंड पार्ट में यूज होना है, अदरवाइज थर्ड पार्ट में यूज होना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं। और इसमें आ जाते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। जो स्पेशल ऑपरेटर है उसके अंदर कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर है, जिसमें 2 आते हैं, एंड और जिसको हम लोग बोलते हैं एंड को रेफरेंस ऑपरेटर, और स्टार को बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। और मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर है जो स्ट्रक्चर के साथ, यूनियन के साथ हम लोग यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर्स और एरो ऑपरेटर्स। मतलब जो पॉइंटर्स है एंड मेंबर सिलेक्शन जो है वो इन लेटर हम लोग चैप्टर्स में कवर अप करेंगे, जब इनके पॉइंटर पार्ट हम लोग यूज करेंगे। एंड क्लास एंड स्ट्रक्चर एंड यूनियन जब हम लोग करेंगे तब हम लोग सिलेक्शन ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो ये 4 ऑपरेटर हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो कॉमनली इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कॉमन कॉमा ऑपरेटर है और साइज ऑफ ऑपरेटर है। तो जो कॉमा ऑपरेटर है, कॉमा ऑपरेटर एक्चुअली हम लोग एक्सप्रेशन के अंदर एक लिंक एस्टेब्लिशिंग करने के लिए करते हैं। द कॉमा ऑपरेटर कैन बी यूज टू द लिंक टू रिलेटेड द एक्सप्रेशन टुगेदर। अ कॉमा लिंक्ड लिस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आर एब्सोल्यूट टू द लेफ्ट to right, and the value of the rightmost expression is values of the combined expressions। जब भी हमारा combined expression होगा उस केस में हम लोग इनको यूज करेंगे एज ए सेपरेटली, मतलब कॉमा सेपरेटर जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। सपोज वैल्यूज के अंदर एक वैल्यू जानी है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंगली ये होता है कि या तो बॉटमास रूल हम लोग एप्लीकेबल करेंगे, अगर या फिर हमारे पास ये होगा कि अगर हमने पैरेंथेसिस डाल दी तो फर्स्ट एब्सोल्यूट जो होगा पैरेंथेसिस होगा, और जो अगर उसकी एक्सेसिबिलिटी देखें तो वो फर्स्ट वन जो लेगा वो मतलब पैरेंथेसिस को लेगा, पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, एंड आफ्टर दैट कॉमा सेपरेशन जो होगा वो
मतलब एब्सोल्यूट होएगा, एंड उसके बाद जो वैल्यू साइनिंग होगी और कैलकुलेट होगी वो यूज होगी। अब इसके अकॉर्डिंगली जो आंसरिंग आपके पास बनना है, फर्स्ट एब्सोल्यूट होएगा x की वैल्यू 10 होगी, इनिशियलाइज होगी, फिर उसके बाद y की वैल्यू जो होगी वो 5 हो जाएगी, फिर दोनों की वैल्यू 10 + 5 जो होगी वो वैल्यूज के अंदर चली जाएगी। मतलब इसको एज ए कंबाइन करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जब हम लोग ये लिख सकते हैं कि पहले x की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, फिर y की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, फिर x + y के कॉम्बिनेशन को वैल्यूज में डाल देंगे, वेरिएबल में डाल देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और इन लेटर हमने लूप यूज करने हैं, तो लूप में भी हमें ये कॉम्बिनेशन जो हमारा यूजेबल है कॉमा सेपरेशन के साथ, मतलब कॉमा ऑपरेटर वहां पर लूप के अंदर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज ये फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है n = 1 m = 10, तो ये पार्ट जो है इनिशियलाइजेशन है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने मतलब दो वैल्यूज को इनिशियलाइज कर लिया लूप के अंदर, और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है सेमीकोलन के बाद n++ m++, दोनों में हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं वंस का जो होगा, तो इसका मतलब ये कॉमा सेपरेशन के साथ आपके पास आएगा। मतलब ये आपको हेल्पफुल करेगा कि अगर आपके पास लूपिंग के अंदर आपने बहुत सारे वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो उसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, तो उसको इनिशियलाइज करवा सकते हो बिफोर लूप स्टार्टिंग, और ड्यूरिंग जब आपका वो लूपिंग चल रहा है तो उस केस में आप उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, ये आपको हेल्पफुल होएगा। एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो रिटर्न करता है वाइट ऑफ द ऑपरेंड्स ऑफ ऑपरेस, जो उसका इन वाइट्स में ऑपरेंड ने साइज एलोकेट किया हुआ है, तो उसका साइज आपको एलोकेट करेगा, बताएगा कि कितना साइज उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। एंड द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स द ऑपरेंड ऑक्यूपाइज, द ऑपरेंड्स में बी द अवेलेबल आ कांस्टेंट और डाटा टाइप क्वालिफायर, ये दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। एज एग्जांपल की सपोज सम के अंदर मैंने वैल्यू डलवाई चुकी है, वैल्यू है, बट मैं उसको ये चेकआउट करना चाहता हूँ कि जो सम है वो कितने बाइट मेमोरी एलोकेट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं उसे चेकआउट करना चाहता हूँ तो मेरे को पहले वो डिक्लेरेशन पार्ट में जाना पड़ेगा, वहां से उसे चेकआउट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ठीक है फिर मैं उसे वहां पर राइट करूंगा। तो बेटर वे है कि मैं वहां पर क्या करूं कि साइज ऑफ ऑपरेटर लगा दूं, और साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर जिस वेरिएबल का साइज मैंने चेकआउट करना है वो जहां इनसाइड में राइट कर देंगे, जहाँ कोई डेटा टाइप है जो मेरे को पता ही नहीं है कि उसका साइज कितना होगा मेमोरीज के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर वहां पर डेटा टाइप को भी डाल सकते हैं, मतलब डेटा टाइप क्वालिफायर भी हो सकता है, और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना उसका साइज बनता होगा तो वो आपको रिटर्न करेगा। अगर सम जो है वो इंटीजर टाइप है तो m में वैल्यू जाएगी 2 बाइट, वो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। अगर फ्लोट की वैल्यू जो होती है, फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, तो इसका मतलब m के अंदर वैल्यू जाएगी 4 अगर फ्लोट उसमें पास किया हुआ है। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वेरिएबल ही डालना है, इसमें आप वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी डाल सकते हो प्लस डेटा टाइप भी डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली यूज करवा सकते हो। द साइज ऑफ ऑपरेटर नॉर्मली यूज टू डिटरमिन द लेंथ ऑफ द बाइट ऑफ द एरेज एंड स्ट्रक्चर्स व्हेन देयर साइज आर नॉट नोन द प्रोग्रामर्स, कि हमारे पास कलेक्शन में वैल्यूज पड़ी हुई है, वो एरेज में पड़ी हुई है या स्ट्रक्चर में पड़ी हुई है, बट हमें पता नहीं है उसकी लेंथ कितनी है। अगर उनकी लेंथ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर हमें हेल्पफुल होएगा, तो वहां पर हम लोग उसको यूज करवा सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करेंगे उस केस में भी हमें ये हेल्पफुल होएगा कि कितने बाइट की मेमोरी हमें एलोकेट करनी है, तो उसमें भी ये हमें हेल्पफुल होएगा। इट इज आल्सो यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी स्पेस डायनेमिकली टू वेरिएबल्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स, तो ये दोनों पार्ट में आपको हेल्पफुल होएगा। तो वहां पर साइज ऑफ ऑपरेटर के बीच में स्पेस नहीं डालना है, तो इन स्मॉल लेटर में इसे हमें राइट करना है। अब हम लोग बात करें कि जो अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें जो हमारे जो कॉम्बिनेशन रहते हैं, तो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको अरेंज करके हम लोग एक जो हमारा रूल होता है उसको फॉलोज करके एक्सप्रेशन को राइट आउट करते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली अगर कम्प्लेक्स कोई आपका मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन होएगा तो वो सॉर्ट आउट होएगा, बट उसमें भी हमें कुछ अगर चेंजेस चाहिए होगी अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, वो हम लोग कर सकते हैं। अब अगर एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो
उसमें अगर असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग बात करें कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन ऐसे हम लोग राइट कर रहे हैं, तो वेरिएबल मतलब जो होएगा, जिस टाइप का आपने सी के अंदर डिक्लेरेशन किया होगा वो उसका कोई ना कोई नेम होएगा, डाटा टाइप के साथ उसे यूज करवाया गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें व्हेन द स्टेटमेंट इज इनकाउंटर इन द एक्सप्रेशन द एब्सोल्यूट द फर्स्ट एंड द रिजल्ट, देन रिप्लेस द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो इक्वल टू ऑपरेटर है उसके लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल पड़ा हुआ है उसको वैल्यू तब असाइन होनी है जब आपका जो पूरा राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन सॉर्ट आउट हो जाता है, चाहे वो सिंपल एक्सप्रेशन हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो, पहले वो सॉर्ट आउट होगा राइट हैंड साइड, उसका जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट लेफ्ट साइड के वेरिएबल को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इसमें आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशन अरिथमेटिकल आपने डाल रखे हैं तो वहां पर वॉटमॉस टू जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज करा सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि उस चीज को अपने अकॉर्डिंग से मैनेज करना है तो वहां पर हम लोग पैरेंथेसिस को डाल के वो हम लोग राउंड ब्रैकेट जो इनर ब्रैकेट्स है उनको यूज करवा के उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब जब हम लोग कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन राइट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आपके पास ये रहेगी कि एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होंगे, वैल्यूज होंगी, और उन वैल्यूज को जब हम लोग किसी वेरिएबल में पास आउट करेंगे तो वो अकॉर्डिंग कन्वर्जन वहां पर पास आउट होगी। तो मतलब इसमें रूल के अकॉर्डिंगली ये हो जाता है कि इफ द ऑपरेंड्स आर द डिफरेंट टाइप्स, द लोअर टाइप इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द हायर टाइप्स बिफोर द ऑपरेशन प्रोसीड्स। मतलब एक वैल्यू आपकी किसी और डेटा टाइप की है, दूसरा मतलब जो ऑपरेंड आपने यूज किया वो किसी और डेटा टाइप का है, तो उसमें जो लोअर वाला जो होएगा लोअर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड होएगा, जो अपर टाइप का होएगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एज एग्जाम्पल कि अगर मैं इंटीजर फ्लोट को यूज कर रहा हूँ एक्सप्रेशन के अंदर, तो फ्लोट में वो कन्वर्जन रहेगी क्योंकि इंटीजर के बाइट जो है वो फ्लोट से कम है, तो डेट मीन्स की ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड होएगा इंटीजर पार्ट वो फ्लोट पार्ट में। तो इसमें कुछ चैन इस टाइप से रहेगी कि करेक्टर कन्वर्ट रहेगा शॉर्ट्स टू इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू डबल, डबल टू लॉन्ग डबल। तो ऐसे हम लोग इसको कन्वर्ट करवाएंगे। वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन रहेगी, वहां पर आपकी वैल्यूज को चेकआउट करना है कि अगर आप चाहते हो कि वैल्यू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होए तो आप उस केस में यूज करवा सकते हो, अदरवाइज आपका जो रिजल्ट होगा वो हमें देखना है कि वो रॉन्ग है या एग्जैक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जैसे सेटिस्फेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। तो जो इसमें कन्वर्जन रहेगी वो दो टाइप की कन्वर्जन होती है, क्या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन है, एक होती है जो फोर्सफुली हम लोग उसके अंदर डालते हैं एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन। जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट ऑफ द असाइनमेंट साइंस बिफोर साइनिंग द वैल्यू टू इट्स। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपका राइट हैंड साइड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है जैसा भी है, जो रिजल्ट आपको वो दे रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जो इक्वल टू के पहले जो वेरिएबल हमने राइट किया हुआ है उस टाइप का। अगर सपोज आपका रिजल्ट कैलकुलेशन करके फ्लोटिंग में आ रहा है और जो लेफ्ट साइड इक्वल टू के पहले वेरिएबल हमने यूज किया इंटीजर टाइप, तो वो ऑटोमेटिकली जो फ्लोटिंग वैल्यू है वो कन्वर्टेड हो जाएगी इंटीजर टाइप में, तो रिजल्ट आपका इंटीजर में रहेगा। तो हमें इस चीज को देखना है कि कैसे वो मैनेज करेंगे इस चीज को। तो उसमें कुछ फॉलोइंग चेंजेस है जो इंट्रोड्यूस करेंगे ड्यूरिंग द फाइनल असाइनमेंट, लाइक फ्लोट टू इंटीजर कॉज द ट्रांकेशन ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट, बिकॉज अगर हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इंटीजर वैल्यू है, तो आपकी फ्लोटिंग वैल्यू के जो डेसिमल पार्ट है वो कट आउट हो जाएंगे, वैल्यू राउंड आउट हो जाएगी और इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर डबल टू फ्लोट हम लोग बात कर रहे हैं तो डबल के प्रीसिएशन मतलब ज्यादा होते हैं, डेसिमल पार्ट ज्यादा होते हैं, फ्लोट के कम होते हैं। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड में आपका फ्लोट है और राइट साइड में एक्सप्रेशन आपका डबल का है, तो ऑटोमेटिकली वो जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होंगे वो कट आउट होंगे और वो लो मतलब वन प्रीसिएशन में कन्वर्ट हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे लॉन्ग इंटीजर तो अगर इंटीजर में जा रहे हैं तो इसका मतलब जो लार्जर वैल्यू है वो आपकी
मतलब मे बी पॉसिबल है कि वहां पर ड्रॉपिंग होएगा जो ऑर्डर बिट रहेगा। तो उस केस के अकॉर्डिंगली अगर लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है, राइट हैंड साइड लॉन्ग इंटीजर है, तो इसका मतलब लॉन्ग इंटीजर की वैल्यू नॉर्मल इंटीजर से ज्यादा रहती है। तो वो जो वैल्यू होगी वो जब इंटीजर में कन्वर्ट होगी तो मे बी पॉसिबल इज कि वहां पर कोई गार्बेज कलेक्शन भी आ सकती है, तो वो भी हमें मैनेज करना है। तो उस चीज को हमें देखना है, इस चीज के बारे में कि जो रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन क्या वो एक्यूरेट है या फिर हमें रॉन्ग आ रहा है, तो फिर हमें उसे चेंजेस करना है। तो उस केस के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो जो है कि कास्टिंग ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे वहां पर। तो वो जो कास्टिंग ऑफ वैल्यू है वो होती है राउंड ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप डाल देते हैं। तो ये होता है कि फोर्सफुली हम लोग उस वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सी के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्जन होती है। तो उस कन्वर्जन को रोकने के लिए देयर आर द इंस्टेंस व्हेन वी वांट टू फोर्स आर टाइप कन्वर्जंस इन द वे टू दैट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ऑटोमेटिक कन्वर्जंस, कि जहां पर भी आपकी कोई ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रही है तो उसको रोक दो, उस चीज को आप कास्टिंग ऑपरेटर में डाल दो, तो वो ऑटोमेटिक वो उस टाइप का हो जाएगा जो आपने वहां पर असाइन किया होगा। एज एग्जाम्पल कि यहाँ पर हम लोग रेशियो डाल रहे हैं, तो रेशियो इज द फ्लोटिंग वैल्यूज एंड फीमेल नंबर और मेल नंबर इज द इंटीजर वैल्यूज। तो जब आपका रिजल्ट आएगा राइट हैंड साइड में कि दोनों ही इंटीजर टाइप है, तो रिजल्ट इज एज एन इंटीजर। तो यहाँ पर डेसिमल पार्ट नहीं आएगा, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी, तो रेशियो की जो वैल्यू होगी वो पॉइंट्स में आनी चाहिए। तो वहां पर रेशियो की जो भी वैल्यू रहेगी वो आफ्टर पॉइंट 0.0000 मतलब 60 आफ्टर डेसिमल आपको शो करेगा, मतलब पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम लोग वहां पर क्या करें कि टाइप कास्टिंग ऑपरेटर को यूज कर लेंगे। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय कन्वर्टिंग द लोकली वन ऑफ द वेरिएबल्स टू फ्लोटिंग पॉइंट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो कास्टिंग ऑपरेटर है, मतलब जैसे ये फीमेल नंबर्स और मेल नंबर्स में से किसी एक वैल्यू को हमें मतलब फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ताकि जो इसका आंसरिंग भी आवे दोनों का राइट हैंड साइड का वो फ्लोटिंग में ही रहे, क्योंकि रेशियो जो है वो आपका फ्लोट टाइप का है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो होगी फ्लोट टाइप की आनी चाहिए। तो हम लोग किसी एक के आगे ऐसे कास्टिंग ऑपरेटर डाल के फ्लोटिंग वैल्यूज के अंदर डाल देंगे। जो आपको डाटा टाइप नीडेड होगा वो आप राउंड ब्रैकेट के अंदर राइट कर दोगे, मतलब किसी भी एक वेरिएबल एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी ऐसा एक वेरिएबल उसके आगे आप असाइन कर दोगे। तो इसका मतलब फीमेल और मेल नंबर्स को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसकी जो रेशियोज रहेगी इन पॉइंट्स में आएगी, बिकॉज आपका जो वो इंटीजर में कन्वर्ट करके नहीं इसको देगा, बिकॉज इस एक्सप्रेशन को जब वो सॉल्व करेगा तो ऑटोमेटिक फीमेल नंबर जो होगा वो फ्लोट टाइप का हो जाएगा। तो फ्लोट एंड इंटीजर आपका आंसर रिटर्न करेगा एज ए फ्लोट टाइप। तो फ्लोट आप रेशियो को असाइन करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कास्टिंग को आपने देखना है कि करनी है या नहीं करनी, कि ऑटो होना चाहिए या फिर फोर्सफुली हमें कन्वर्ट करना है। तो जहां पर भी आपने एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना है तो वहां पर हम लोग यूज करो कास्टिंग ऑपरेटर्स। तो ये मतलब कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। अब जैसे हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन को डालते हैं तो एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम्स ये रहती है कि लेंथी एक्सप्रेशन है तो कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होएगा, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि हमने सारे ही ऑपरेटर उसके अंदर फिट कर दिए हैं और अब कौन सा पहले यूज होएगा कौन सा बाद में यूज होएगा वो एक लेबलिंग किया हुआ है। उस लेवल के अकॉर्डिंगली हम लोग मतलब जिनका रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें 1 to 15 तक रैंकिंग हर एक ऑपरेटर को दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब वो यूज होता है। तो जिसकी मतलब रैंकिंग ज्यादा रहेगी वो पहले एब्सोल्यूट होएगा, जिसकी कम होएगी वो बाद में एब्सोल्यूट होएगा। ईच ऑपरेटर्स इन द सी इज द प्रीडेंसेस एसोसिएटेड विद इट एंड देयर इज द डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ द प्रीडेंसेस एंड द ऑपरेटर्स में बिलोंग्स टू वन ऑफ द लेवल्स। तो उसके लेवल के अकॉर्डिंगली इसमें चलना है। एंड द ऑपरेटर्स एट द हायर लेवल ऑफ द प्रीडेंसेस आर एब्सोल्यूट्स, क्योंकि जिसका वो हायर लेवल रहेगा एक्सप्रेशन के अंदर तो वो पहले एब्सोल्यूट होएगा। जो लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी उस केस में अगर हम लोग कर मतलब जो किसी वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू साइन कर रहे थे कॉमा सेपरेटर के साथ यूज करवा रहे थे, तो पहले कॉमा सेपरेटर जो है वो यूज हो रहा था। तो डेट मीन्स कि लो जो उसका हायर लेवल है वो कॉमा ऑपरेटर को लेकर चला, इक्वल टू लास्ट में यूज हुआ है क्योंकि वो लो रैंकिंग में है, लो लेवल में था, मतलब लो वाला लास्ट में यूज होएगा और अपर वाला पहले यूज होएगा।
The operator is the higher level in precedence of absolute is the first. This is known as the associativity properties of the operators. And the groups are listed in the order to decreasing precedences को 1 to 15 है, जो लोएस्ट तक हम लोग उसे यूज करवा सकते हैं. एंड वो जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं सभी को दिया हुआ है. अगर हम लोग बात करें पैरेंथीज की, राउंड ब्रैकेट की, तो वो हायर लेवल में चली जाती है. अगर इक्वल टू की बात करें तो वो लो लेवल में चला जाता है. इसका मतलब पैरेंथीज में पहले यूज होना है और इक्वल टू में लास्ट में यूज होना है, तो उसके अकॉर्डिंगली यूज होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट केयरफुली द ऑर्डर ऑफ द प्रीटेंसेस एंड एसोसिएटिव ऑफ द ऑपरेटर. जब भी हम लोग इस चीज को यूज करें, एक्सप्रेशन को यूज करें, तो उनके ऑर्डर को पहले अंडरस्टैंड करें. अदरवाइज वहां पर हम लोग पैरेंथीज को डाल के उसको यूज करवा सकते हैं. अगर एग्जांपल है कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जहां पर x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 10 है, तो इसमें ये सारे एक्सप्रेशन इकट्ठे किए हुए हैं इस कंडीशन के अंदर कि x इक्वल टू x को कंपेयर कर रहे हैं 10 प्लस 15 के साथ एंड y लेस देन 10. तो इसमें अगर हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें कि x इक्वल टू 10 प्लस 15 एंड y लेस देन 10, अगर इसकी बात करें तो पहले कौन सा यूज होना चाहिए. तो रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये है कि जो अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है पहले वो एब्सोल्यूट होएगा. जब उसकी कोई वैल्यूज आएगी कैलकुलेशन के पहले, अगर यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आपने अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन डाल दिया तो बॉटमास रूल आप एप्लीकेबल करोगे, उसके अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट आएगा. जो रिजल्ट अरिथमेटिकल का आएगा पहले ये एब्सोल्यूट होएगा अरिथमेटिक, इसका जो रिजल्ट आएगा फिर वो कंपेरिजन होएगा एक्स के साथ एंड y का कंपैरिजन होएगा 10 के साथ. इसका मतलब जहाँ पर जो ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं इक्वल टू और लेस देन, तो ये दोनों ही जो है रिलेशनल ऑपरेटर हैं, तो वो कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं. तो एक की वैल्यू ट्रू रहेगी और एक की वैल्यू फॉल्स रहेगी. अगर हम लोग बात करें कि x इक्वल टू 10 प्लस 15 है, तो x की वैल्यू 25 है, तो दैट मीन्स इज द ट्रू कि दोनों ही 25 है. एंड y की वैल्यू लेस देन 10 है, जबकि y की वैल्यू हमने ऊपर 10 असाइन की हुआ है, वो लेस देन 10 नहीं है. तो इसका मतलब सेकंड एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो गया. एक ट्रू रिजल्ट दे रहा है, एक फॉल्स रिजल्ट दे रहा है. तो इसका मतलब एंड में हमें चाहिए था कि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होते तब आपका रिजल्ट ट्रू होता. तो इस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, बिकॉज एक ट्रू एक्सप्रेशन है, एक फॉल्स एक्सप्रेशन है. मतलब ये पूरा एक अरिथमेटिकल लॉजिकली एक्सप्रेशन को वाइंड कर दिया है. तो रूल के अकॉर्डिंगली पहले किसने यूज होना है, सेकंड किसने यूज होना है, तो वो उसकी प्रायोरिटीज है, उसके प्रीडेंसेस है, उसके अकॉर्डिंगली वो उनको यूज किया जाएगा. तो ये हमें भी मैनेज करना है वहां पर. तो अकॉर्डिंग टू लेवल्स ये सारे यूज होते हैं.